बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दें, फीडबैक दे दें कि मेरी जी वालेकुम सर। हाँ जी जी। सर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो आई से वेलकम टू बोथ ऑफ यू। आज दो ही हैं आप लोग हमारे साथ, और आज हमने जनाब पढ़ना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के थ्रू हम एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो आई होप सो कि जो कल का हमारा इंट्रोडक्टरी जो लेसन्स थे, जो सेशंस थे, उसमें आपने डेफिनेटली कुछ अचीव किया होगा। और इसीलिए आपको मैंने एलएमएस के ऊपर भी थोड़ा सा डाइवर्ट किया था कि वहाँ पे आप थोड़ा उसको रिव्यू कर लें, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है वहाँ पे, और एक जो नॉलेज आपने सीखा होता है उसको आपको एक इवेलुएट करने का भी थोड़ा चांस मिल जाता है, एक जो क्विज है उसके ज़रिए। और मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल होता है, सो दैट एनी टाइम व्हेन यू आर इजी चूँकि ये एक प्रोफेशनल लर्निंग है, और इसमें सबसे बड़ा जो इशू हम प्रोफेशनल्स को होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए फिर हमें उतना ही फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये सारा हमने जो है ना वो प्रोसेस किया हुआ है एलएमएस वाला। बिकॉज बिफोर दैट जब हम ट्रेनिंग करवाते थे तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ये जो भी कोर्स के मटेरियल्स थे वो सेंड करते थे, तो बार बार मैसेज आते थे कि सर मेरी फ़लाँ प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, मेरा फ़लाँ लेक्चर मिस हो गया है, मेरी फ़लाँ चीज़ ये मिस हो गई है। मतलब उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसलिए फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने वहाँ पे एक जो है वो सेटअप बना दिया, ताकि लर्नर्स जो हैं वहाँ पे अपना इजीली जब भी उनको टाइम मिले, वेन एवर दे फील ईजी, 10-15 मिनट अपना स्केड्यूल में से निकालें और उसको रिव्यू कर लें। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल, आपके डॉक्यूमेंट्स भी और मटेरियल्स भी और टेस्टिंग वगैरह भी उसके अंदर। सो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा जी, आगे चलते हैं सुचित मैन। And today we have following three agenda points. First of all, we will discuss the basic concepts of quality management system, जो कि आज से हमारा जो पहला बाकायदा आईएसओ का स्टैंडर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है। दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। और उसके रेलेवेंस में, क्योंकि हमने उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके एक क्वालिटी का इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, तो इसलिए हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज दैट सिस्टम इज, ठीक है। उसके ऊपर हम बात कर लेंगे अपने पहले सेशन में। देन इन थर्ड सेकंड सेशन वी विल डिस्कस द नॉन ऑपरेशनल क्लासेस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। जो क्वालिटी मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, जिसको मैंने आपको बताया था, इसका जो कोड फैमिली नेम है 9001 है, 2015 इसका वर्जन है। डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि आज का जो हमारा नॉन ऑपरेशनल क्लासेस की जो ब्रीफिंग है वो होगी ही हमारी डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। मैं आपसे वो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, क्योंकि आज और कल 2 दिन हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर लगेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो सबसे इफेक्टिव जो स्टैंडर्ड है, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है वर्ल्ड वाइड, वो है ही ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। तो इसलिए इसको कल चूँकि हमने इस जो जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका हाई लेवल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और वही स्ट्रक्चर इसमें वो है, मतलब अवेलेबल है। जितने बाकी जो स्टैंडर्ड्स भी हम पढ़ेंगे वही स्ट्रक्चर उनमें भी इम्प्लीमेंट है। और इसके अलावा जो फाउंडेशन हमने डिस्कस की थी वो पीडीसीए मॉडल वाली, वो भी इस स्टैंडर्ड के थ्रू आप इम्प्लीमेंट होती हुई देखेंगे। तो नॉन ऑपरेशनल पार्ट जो है वी विल डिस्कस ऑन द एक्चुअल स्टैंडर्ड। आई विल शेयर दैट विद यू एंड आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन यू के उसको कैसे रीड किया जाता है, उसकी क्लॉजेस को कैसे, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ताकि वो एक जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पर्पस आपको उसको रीड करना जो है वो आए, और आप जब भी डॉक्यूमेंट को रीड करें आपके पास उसका नॉलेज हो, आपको पता हो कि ये वाली जो क्लॉज है इसका क्या मतलब है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज द ऑपरेशनल पार्ट, जो कि ऑडिटिंग से रिलेटेड है, दैट इज
ऑपरेशनल पार्ट फ्रॉम क्लास 4 to 10। ठीक है जी, ये जो 7 क्लासेस हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो है एक्चुअल हमारा एसेंस है ऑफ दिस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, इस इन्हीं क्लासेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्हीं क्लासेस को फिर हम ऑडिट करते हैं, और इन्हीं क्लॉजेस के अंदर जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें वन बाय वन अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ताकि जब हम ऑडिट करेंगे तो हमें पता हो कि कौन सी क्लास और उसकी जो सब क्लास है या उसका जो सब सेक्शन है। एक तो मेन क्लॉज होती है, उसके बाद उसका सब सेक्शन होता है या सब क्लास होती है, और फर्दर डाउन भी उसके फिर फर्दर सब क्लास या सब सेक्शन भी उसका हो सकता है। सो हम तमाम जो ऑपरेशनल क्लासेस हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे जो एजेंडा पॉइंट है दैट इज द टू डिस्कस द क्लास नंबर 4। क्लास 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आपका ऑपरेशनल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप ब्रेन स्टॉर्म करना शुरू करते हैं अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। आपको व्हाट स्टेप्स यू रिक्वायर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और क्वालिटी को हम डिस्कस भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, उसको भी प्रॉपर डिफाइन करेंगे। और obviously standard is the a document which you have to implement all those requirements। basically standard वो set of rules हैं, वो set of instructions हैं, वो document है जिसके अंदर जो clauses लिखी होती हैं उनको आपने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना होता है। जब आप वो इम्प्लीमेंट करते हैं इफेक्टिवली, अगर आप सक्सेसफुली तमाम रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दैट मीन्स यू हैव बीन एबल टू implement a successful क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड की ये क्लेम है कि अगर आप एक इन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर आपकी क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप वो सारी फुलफिल करते हैं तो वो सारी सपोर्ट करती हैं आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है ना, प्रोडक्ट चाहे आपकी कोई प्रोडक्ट है, चाहे आपकी कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है जी, प्रोडक्ट और सर्विस। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। So, gentlemen, now let's discuss what is system. If I explain to you in an easy language, this is basically a set of interrelated components, parts that work together to achieve a specific goal. ठीक है जी, लाइक आप ये समझ लें कि एक कार है। कार, व्हाट डज दिस कार सर्व्स टू अस, व्हाट पर्पस इट सर्व्स टू अस, इट प्रोवाइड्स ट्रेवल टू अस। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कन्वीनियंटली पहुंचना चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो हमें इस कार की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो ये जो कार है ये हमें एक फैसिलिटेट करती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, और ये मतलब है कि हमारी बड़ी नीड है, क्योंकि हमें ट्रैवल करना होता है। जब तक हम एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, मतलब घर से ऑफिस ना जाएं, ऑफिस से बाजार ना जाएं, तो हमारे जो है वो बहुत सारे लाइफ के जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो पाते। लेकिन आप देखें ये जो कार है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। एक देखने में ये आपको एक डब्बा सा नजर आता है, लेकिन आप देखें इसके अंदर कितने इंटर रिलेटेड पार्ट्स जो हैं आपस में मैकेनिकल तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें सीट्स भी होंगी जहाँ पे आपने बैठना है, इसमें गियर्स भी होंगे जो स्पीड को अप डाउन करते हैं, इसमें एक्सीलरेटर भी होगा, इसमें आपकी नेविगेशनल डैशबोर्ड भी होगा, इसमें आपका मेन हैंडल कंट्रोल भी होगा, लाइट्स भी होंगी, ब्रेक्स भी होंगी, अदर मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो वो जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर दैट आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, वो सारे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर आपने ब्रेक अप्लाई करनी है तो ब्रेक तब अप्लाई होगी जब उसका उसके साथ जो इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म्स हैं वो सारे कनेक्टेड हों। अगर कहीं मतलब है कि उसका कोई कनेक्शन लूज हो जाए अपने दूसरे पार्ट्स के साथ, तो वो ब्रेक अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आपकी गाड़ी तो उस इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को जो आपके जहन में है जी कि मैं गाड़ी रोकना चाहता हूँ, तो आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट पर्पस। ठीक है जी, इसी तरह कोई एब्स्ट्रैक्ट है या कोई इकोनॉमी, यानी आपका ज़रूरी नहीं है कि एक फिजिकल फॉर्म में
जो है वो एक आपको एग्जांपल समझ आए एक सिस्टम की, ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि ख्याली चीज भी हो सकती है, या एक मतलब जैसे ये इकोनॉमी है आपकी, दिस इज आल्सो ए कंप्लीट सिस्टम, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। कोई एक कंपोनेंट नहीं होता जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है उसकी पोजीशन को आप जज कर सकें या उसको इम्प्रूव कर सकें या डाउन कर सकें। वो इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो कि उस निज़ाम के साथ या उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। और अगर वो अपनी अपनी जगह पे रह के सही काम करें, वो जो इंटररिलेटेड पार्ट्स होते हैं, ओनली देन यू कैन अचीव द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। मसलन अगर आप चाहते हैं जी आपकी इकोनॉमी पॉजिटिव हो, मतलब मुस्बत इकोनॉमी हो, डेवलप्ड इकोनॉमी हो, तो क्या आप मतलब जो उसके वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं उस इकोनॉमी के, उस सिस्टम की, इकोनॉमी भी एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के जो वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, अगर कोई एक कंपोनेंट गड़बड़ कर रहा है, तो क्या आप इंटरनेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे? रियरली पॉसिबल, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी में कुछ वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ मतलब है कि नॉन वाइटल भी होते हैं। नॉन वाइटल में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आप वक्ती तौर पे गुजारा तो कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। कुछ वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अगर कहीं से भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो आपका जो पर्पस है उसको ड्राइव करने का वो कंप्लीट नहीं होता और आप ट्रेवल नहीं कर पाते, यानी आपका जो मकसद है एक जगह से दूसरी जगह जाना वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए एक हम अगर एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करें तो इट इज ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। अब उसमें कोई मतलब है कि पाबंदी नहीं होती कि ये कंपोनेंट्स दो होने चाहिए, तीन होने चाहिए, पांच होने चाहिए। ये एक मतलब है कि बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं ना कि लो लेवल का बड़ा इजी सिस्टम भी हो सकता है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी हो सकता है। जैसे आप देखें न्यूक्लियर्स हैं, न्यूक्लियर्स के जो सिस्टम्स होते हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, या जो वार रिलेटेड जितने भी या एविएशन की इंडस्ट्री है उनके जो मतलब प्रोसेसेस होते हैं, उनके जो सिस्टम होते हैं, उनके कंपोनेंट्स कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो सिस्टम जो है वो बेसिकली उसमें दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, दो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, और 2,000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स, ठीक है ना। जितना जितने कंपोनेंट्स किसी भी सिस्टम के ज्यादा होंगे वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज्यादा वो मतलब है कि उसके अंदर एफर्ट्स की जरूरत होती है उन तमाम कंपोनेंट्स को फंक्शनल रखने के लिए। और उसके फिर तमाम आप देखें ना मतलब जो उसके एक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हर एक के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबल एंटिटी होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल का जो सिस्टम उसके अंदर काम कर रहा है गाड़ी के अंदर, उसके लिए अलग बंदा होगा, मैकेनिकल के सिस्टम के लिए अलग होगा, ठीक है ना, बाकी टायर्स के लिए अलग होगा। इसी तरह हमारी जो मतलब है कि हम अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मसलन हमने फॉर एग्जांपल कि ऑयल एंड गैस हम ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है जी, एक्सप्लोर कर रहे हैं एक प्लांट के अंदर। अब कहने को तो ये एक ऑयल है या गैस है जो हम ग्राउंड से, ज़मीन से डिग करते हैं और ऊपर लाते हैं, लेकिन ये मामूली सा दिखने वाला काम बेसिकली मामूली नहीं होता। ये एक पूरा सिस्टम होता है जो इंटीग्रेटेड होता है, इंटरलेटेड होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट से, तब जाके वो आपका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होता है कि आप वो रॉ ऑयल जो है वो ग्राउंड से ड्रिल करते हैं और उसको बाहर लाते हैं। इवन के बाहर लाने के बाद भी उसको स्टोर करना, फिर उसको रिफाइन करना, एंड देन एंड यूजर तक जाना, वो एक कॉम्प्लिकेटेड कंप्लीट प्रोसेस है। तो अगर इस प्रोसेस के दौरान या इस सिस्टम के बीच में अगर चीज़ें कोऑर्डिनेटेड हों, ठीक है, अगर उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हो, तो फिर ही आपका एक जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होता है। सेम लाइक दिस, जिस तरह अगर आपने अपनी एक प्रोडक्ट है आपकी, उसकी आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो क्वालिटी को इम्प्रूव सिर्फ इस तरह नहीं आप कर सकेंगे कि आप उसकी शक्ल खूबसूरत बना दें, या आप उसकी पैकिंग बहुत अच्छी कर दें, या आप कोई 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 और एक एक्टिविटी कर लें तो आप ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे जी ये इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नो, you have to perform various research surveys activities interrelated components
देन फाइनली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव द ओवरऑल सिस्टम। जब वो सिस्टम के अंदर रह के प्रोडक्ट तैयार होगी तो फिर आपकी क्वालिटी ओवरऑल इम्प्रूव करेगी। आई होप कि अब सिस्टम का एक बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम जो एक सिस्टम होता है हमारा, एक जो जिसको हम सेट ऑफ इंटरलेटेड एक्टिविटीज कहते हैं या कंपोनेंट्स कहते हैं, अब उसमें जो कंपोनेंट्स मतलब जो वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर एक तो प्रोसेसेस होते हैं। अब कोई भी सिस्टम ले लें, मसलन अगर आपने ऑयल एंड गैस ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग एक सिस्टम है, ठीक है। अब उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होंगे, मतलब और रिग लगी होगी, लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होंगे, कोई इसको इंस्टॉल कर रहा होगा, कोई उसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार होगा, कोई किसी फंक्शन पे काम कोई किसी प्रोसेस पे काम कर रहा होगा, कोई किसी प्रोसेस पे काम कर रहा होता। तो वो डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं वो उस ओवरऑल सिस्टम का वाइटल पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वो रिटन डॉक्यूमेंट जिनके तहत वो प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं। मसलन अगर फर्ज करें कि वहाँ पे रिग जो इंस्टॉल हो रही है किसी प्लांट के ऊपर, अब वो एक इंस्टॉलेशन का एक जो प्रोसेस है वो किस प्रोसीजर के तहत होगा, कौन सी रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके तहत वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड दैट इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। इसी तरह और जो प्रोसेसेस वहाँ पे आप, चाहे वो वेल्डिंग हो रही है, वर्क एट हाइट हो रहा है, चाहे वहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वहाँ पे कोई मतलब मल्टीपल वहाँ पे एक्टिविटीज एक्टिविटीज कह लें या उनको प्रोसेसेस कह लें या ऑपरेशन कह लें जो परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनको किसी रिटन डॉक्यूमेंट के तहत अगर आप परफॉर्म करें तो दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रोसीजर। और वेस्ट में, यूरोप में, तो जब तक आप किसी भी ऑपरेशन को, एक्टिविटी को रिटन किसी डॉक्यूमेंट के तहत न करें तो वो प्रोसेस कंसीडर ही नहीं किया जाता, ठीक है ना। वर्बल जो है ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है कि हम चीज़ें लिखते नहीं हैं और वर्बली हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और लिखते भी नहीं है, बल्कि अगर हमें प्रोसीजर्स की भी ज़रूरत पड़े तो हम दूसरी कंपनीज के कॉपी कर लेते हैं और अपने पास उसको फाइलों की शक्ल में रख लेते हैं, अमल उनके ऊपर नहीं करते। जबकि ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो ये चीज़ कहती हैं कि आप प्रोसीजर्स अपने सिंप्लीफाइड रखें, टू द पॉइंट रखें, खुद बनाएं आप, ठीक है। कोई भी प्रोसेस आपने परफॉर्म करना है तो उसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको वो उस प्रोसीजर्स के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसीजर के तहत, उसकी इन आउट पता चलती रहेगी, उसकी प्रोग्रेस पता चलती रहेगी आपको, फिर आप उसको इम्प्रूव यानी रिव्यू के थ्रू इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है ना। मसलन अगर आपने वहाँ पे एक इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर, एक प्रोसेस होना है, उसके लिए आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, ठीक है ना। अब उसके उस प्रोसीजर के तहत जब काम होगा, प्रोसेस परफॉर्म होगा, अगर तो वो सेफ रहता है सारा काम, तो दैट मीन्स कि जो रिटर्न प्रोसीजर आपने बनाया उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो दैट इज़ वंडरफुल, ठीक है ना। लेकिन अगर वहाँ पे इवन आपकी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक काम होने के बावजूद वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वो प्रोसीजर, यू नीड टू चेंज दैट प्रोसीजर, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी आप इंस्पेक्शंस करते हैं, जो भी आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, कोई इंजरी एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, या मतलब आपको जो अपना कस्टमर्स का फीडबैक मिलता है, या आप कम्युनिकेट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ। देखें आगे जब हम क्वालिटी प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे मेन फोकस क्वालिटी मैनेजमेंट का है ही कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है। कस्टमर की नीड्स जो हैं वो बेसिकली क्वालिटी कहलाती हैं, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन करना इज अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज, उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है एक सिस्टम, एक एक्टिविटी नहीं होती या एक प्रोसेस नहीं होता, मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल प्रोसेसेस उस सिस्टम के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उनके लिए जो रिसोर्सेज आपको नीड होती है वो भी वाइटल पार्ट होते हैं। मसलन कहीं पे आपको कॉम्पिटेंट रिसोर्स चाहिए,
ठीक है। आपको उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए सेफ वर्किंग कंडीशंस चाहिए, आपको उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर्स चाहिए, आप उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो है अच्छी मशीनरी चाहिए क्वालिटी वाली, ठीक है ना। और बहुत सारे मतलब उनकी सुपरविजन के लिए रिसोर्सेज, या आपकी जितने भी इवन रॉ मटेरियल जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट आपने तैयार करनी है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी आपके रिसोर्सेज में आता है। तो ये जो चार मेन वाइटल पार्ट्स होते हैं एक सिस्टम के, जिनकी इंटर रिलेशंस के साथ कोई भी सिस्टम या प्रोसेस जो है वो वर्क करता है, फंक्शन करता है, सिस्टम फंक्शन करता है, उसके अंदर फिर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, और फिर उनकी प्रोग्रेस का भी आपको पता चल रहा होता है। अब अगर हम क्वालिटी की बात कर लें जी, क्योंकि आज हमारा क्वालिटी का मेन टॉपिक है। सो व्हाट इज क्वालिटी विच द आईएसओ डिफाइंस, आईएसओ क्वालिटी को कैसे डिफाइन करता है, ये इसके ऊपर जो है वो हम बात कर लेते हैं। इज द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। अमूमी तौर पे ये कहा जाता है, जो हमारी परसेप्शन है क्वालिटी के बारे में, जो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है, दैट इज द क्वालिटी, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि ये आपकी क्या है, डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल्स रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये जो एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे से उसको नुमायां करती हैं, और आपने उसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसको मीट करने के लिए, तो अगर वो करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर लेती है वो प्रोडक्ट, और वो जितना करती है उतनी ही वो अच्छी क्वालिटी होगी। मसलन अगर वो जो क्राइटेरिया उसके लिए आपने सेट की है, अगर वो 50% क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो वो उसकी क्वालिटी 50% होगी। अगर 20% कर रही है तो 20%, अगर 100% जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है उस प्रोडक्ट का, जिसको आपने तैयार करने के लिए क्वालिटी के प्रिंसिपल्स को जेन में रख के एक क्राइटेरिया तैयार किया, यानी रिक्वायरमेंट्स तैयार की हैं, उनको अगर वो फुलफिल कर रही है, 100% कर रही है, तो दैट मीन्स के वो क्वालिटी उसकी बेहतरीन है, अच्छी है, दूसरों से बेहतर है। सो दिस इज बेसिकली द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। पहले हमने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जी, सेट ऑफ इंटरलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनका आपस में इंटर रिलेशन होता है, उनको हम कहते हैं सिस्टम। उसके जो वाइटल पार्ट्स होते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने क्वालिटी को जाना जी, क्वालिटी है क्या बेसिकली, ये फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इनहेरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस डिग्री को क्वालिटी कहते हैं। जितनी परसेंटेज आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी उतना ही उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, ठीक है ना। आप देखें ना, अगर आप सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ले लें, तो कस्टमर, कोई कस्टमर जो है वो उसके डिज़ाइन पे मुतमईन होता है, कोई कस्टमर जो है उसकी पैकिंग पे बड़ा मुतमईन होता है, कोई कस्टमर उसकी मतलब मोबाइल फ़ोन ले लें आप, कोई कहता है यार इसका कैमरा बहुत अच्छा है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। कोई कहता है यार इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट है। कोई कहता है यार इसका बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छा है, वो उसका क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। बट ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर्स की हैं, इनको अगर आप इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स कहें तो ये आपका क्राइटेरिया बन जाता है, ठीक है ना। ये आपकी प्रोडक्ट का वो क्राइटेरिया है जो कि कस्टमर के फीडबैक से आपको आता है। और फिर आप उसको, जो हमारी आगे प्रोफेशनल क्लास हम डिस्कस करेंगे ना, क्लास 4, वो बेसिकली है ही इसके ऊपर, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को जब इन कांटेक्ट होते हैं, जो कि मैंडेटरी है एज पर द रिक्वायरमेंट, कि आपने उसके साथ इन कांटेक्ट होना है, उसका फीडबैक लेना है। ना सिर्फ तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज का, ना सिर्फ आपके कस्टमर्स का, बल्कि आपको जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है, उन सब का आपने फीडबैक लेना है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तब जाके वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स आप डिफाइन कर सकेंगे। तो जब आप करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर लेंगे, जिसको इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, तब आप देखेंगे कि आप उन उस करेक्टरिस्टिक्स के क्राइटेरिया को कितने परसेंट मीट कर पाए हैं।
तो वो जितने परसेंट आप उसको मीट कर पाएंगे, दैट वुड बी द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है ना। मसलन अगर एक कस्टमर ने आपको कहा जी कि इसका जो है डिस्प्ले इस तरह का होना चाहिए, एक कस्टमर कहता है इसकी पैकिंग इस तरह की होनी चाहिए, एक कस्टमर आपको कहता है कि इसकी चीज की जो है ना वो बैटरी टाइमिंग इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये आप वो कह लें इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर इंटरेस्टेड पार्टीज, जितने भी लिंक्ड कंपोनेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप उनकी वो जब पूरी नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप वो क्राइटेरिया बना लेंगे अपना अपनी प्रोडक्ट का। तो फिर क्राइटेरिया वो इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स वो क्राइटेरिया बन जाएंगी। ठीक है ना। अब आप जब प्रोडक्ट तैयार करेंगे आप देखेंगे कि उस क्राइटेरिया के ऊपर वो प्रोडक्ट कितना परसेंटेज या कितने डिग्री वो पूरा कर रही है उस क्राइटेरिया को। तो वो जितना क्राइटेरिया फुल कर रही होगी वो उतनी ही क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। अगर वो 20% कर रही है उस क्राइटेरिया को फुलफिल तो वो 20% कंप्लाइंट होगी। अगर वो 100% कर रही है तो 100% क्वालिटी प्रोडक्ट होगी वो। ठीक है जी। तो ये अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। सिस्टम क्या है जी? जैसे हमने आपको बताया कि वो जो एक इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द दैट सिस्टम विच improves is which helps us to improve the quality of our product or services। ठीक है ना। ये वो सेट ऑफ प्रोसेसेस है, ये सेट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज है जो कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस, देखिए दो तरह के बिजनेस होते हैं, या आपकी कोई प्रोडक्ट होती है आपकी कंपनी में तैयार हो रही होती है, या आपकी कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है जो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। तो वो सिस्टम जो हमें अपनी प्रोडक्ट की अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की नीड्स को पूरा करने के लिए उसके क्राइटेरिया जो इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी उनके उनको फुलफिल करने के लिए जो सिस्टम हमें हेल्प करता है उसको हम कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। अब देखें ना इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्लाइंट्स या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं होती, बल्कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो आपके साथ इंटरेस्टेड आप पार्टीज होती हैं, वो आगे क्लास 4 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। या आपके रेगुलेटरी जो बॉडीज होती हैं आपके कंट्रीज के अंदर, उन्होंने भी तो कोई कोई क्राइटेरियाज आपके लिए सेट किए हुए हैं ना। मसलन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई लॉज होंगे आपके कंट्री में। ठीक है ना। कोई वहाँ पे कोई बॉडी होगी जो रेगुलेटरी बॉडी जो उसको ओवरसी करती है, जिनके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, तो कि मतलब इनको आपने फॉलो करना है, तो वो रेगुलेटरी कंप्लाइंस होता है। वो जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बने होते हैं उसको हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो वो भी आपने फुलफिल करनी है, कस्टमर की जो ख्वाहिश है उसको भी पूरा करना है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप कैसे अचीव करते हैं वो आगे हम ऑपरेशनल पार्ट में जाके बात करेंगे। और लेकिन यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको देने का मकसद है कि जैसे सिस्टम एक इंटरलेटेड एक्टिविटीज का, डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक मजमुआ होता है, इसी तरह क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो सिस्टम हम अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे हम हेल्प लेते हैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वालिटी प्रिंसिपल्स की, जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर बयान हुए हैं। यानी ये जितना भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है ये 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड करता है। यानी इन जो मतलब इन कंपोनेंट्स को, इन प्रिंसिपल्स को अगर आप जहन में रखेंगे, ठीक है ना, और ये कवर करता है पूरे स्टैंडर्ड को। पूरे स्टैंडर्ड के अंदर ये चीजें आपको नजर आएंगी। एक तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है क्वालिटी को इम्प्रूव करने का वो है कस्टमर फोकस। यानी आपका फोकस अपने कस्टमर के ऊपर होना चाहिए ताकि उसकी नीड को आप अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है ना। अब देखें ना, अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो आपका कोई कंपटीटर होगा, अगर वो ये काम कर लेता है तो वो आपसे बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आएगा, टाइमली ले आएगा, उसकी बिक जाएगी, आप बैठे रहेंगे। ठीक है ना। तो कस्टमर के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है, जो बेसिकली एंड यूजर आपका बायर है बेसिकली। ठीक है ना। तो उसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल इस स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन हुआ है दैट इज लीडरशिप।
अगर आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और एक इफेक्टिव क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम स्टैब्लिश करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो विदाउट द कमिटमेंट ऑफ योर लीडरशिप इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? जब तक इंटेंशन ना हो आपकी टॉप लीडरशिप की कि वो क्वालिटी को अहमियत देते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, चाहे वो कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। ये प्री रिक्विजिट है, ये प्रिंसिपल्स बेसिकली आपका वो क्राइटेरिया, सेट ऑफ क्राइटेरिया, उसको अंडरस्टैंड कर लें आप कि ये वो क्राइटेरिया जो आप फुलफिल करेंगे तो तब जाके पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, और फिर फाइनली आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी होगी। उसके बाद है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है ना? अगर आपने अपने ओवरऑल प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो फिर आपने जितने भी पीपल आपसे इंटर रिलेटेड हैं उनके साथ कंटिन्यूअसली इंगेज करना है। आप पीपल से मुराद आपके वर्कर्स, ठीक है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना। और ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको ये करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप ओवरऑल क्वालिटी का जो ऑब्जेक्टिव है अचीव नहीं कर सकते। मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ प्रॉपर इन कनेक्शन रहना, ठीक है ना, मतलब आपके जो सप्लायर्स हैं उनके साथ जो आपको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड, उनके प्रॉपर इंगेजमेंट करना, उनके साथ मीटिंग्स करना, उनके साथ राब्ते में रहना, कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेशन का सिस्टम पूरा इस्टेब्लिश करने का पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे उस स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट एक प्रिंसिपल है कि आप जब मतलब है कि डिफरेंट आपको सर्वेज करते हैं, फीडबैक्स लेते हैं, या कंसल्ट करते हैं, या इंगेज करते हैं पीपल्स को, आपको फीडबैक आता है और आप अगर उसको इम्प्रूव नहीं करते अपनी क्वालिटी को उस फीडबैक के तहत, तो दैट मीन्स यू आर इग्नोरिंग द मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना? तो इम्प्रूवमेंट दैट इज द मैंडेटरी प्रिंसिपल ऑफ दिस क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। उसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी? ये जो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है ना, ये बेसिकली आपको जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि प्लान डू चेक एक्ट पीडीसीए साइकिल, ये बेसिकली वो पूरा जो साइकिल है आपको एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और ये जरूरी है। मतलब ये एक प्रॉपर प्रिंसिपल है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे आपने कुछ चीज प्लान की, पहले आपने फीडबैक लिया, आपको क्वालिटी के बारे में कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के बारे में फीडबैक आया, आपने नया प्लान बनाया, उसको आपने डू किया यानी इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद उसकी सुपरविजन की, उसकी एवेलुएशन की, आपको पता चला कि आपके पास जो डेटा आया है उसकी उसकी बेस के ऊपर आपने जब उसका एनालिसिस किया, तो तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या खूबी है या खामी है, या इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कितनी ज़रूरत है। तो वो जो एनालिसिस आप करते हैं ना, मतलब इवैल्यूएशन के दौरान में, वो डेटा बेस्ड होनी चाहिए। आपका डिसीजन जो है वो डेटा बेस्ड होनी चाहिए। मतलब एक परसेप्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए कि मसलन अगर फर्ज करें एक मैनेजर ने कह दिया जी कि वो हमारी प्रोडक्ट की जो बैटरी टाइमिंग है वो ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। लेकिन जो आपको फीडबैक आया कस्टमर्स का, उनसे जो आपने फीडबैक लिया, जो डेटा आपको ड्रिवन जो मतलब रिजल्ट आया, उसमें तो ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया। तो मतलब परसेप्शन की बेस पे आप डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है ना? दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी? उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट यही है, अपने जितने भी क्लाइंट कस्टमर हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्टअप रखना। आपको पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो जो जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रॉपर रिलेशनशिप मैनेजर्स, रिलेशनशिप ऑफिसर्स जो है वो मौजूद होते हैं, ताकि अगर आपका क्लाइंट और कस्टमर आया तो उसको वो फैसिलिटेट करते हैं, यानी आपका क्लाइंट आपसे इरिटेट ना हो जाए। इवन के आप उसको खुद से कांटेक्ट करके उसकी उसका राय, उसकी फीडबैक आप देखें ना, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फीडबैक भी लेते रहते हैं, ये कस्टमर और क्लाइंट के साथ इन कांटेक्ट भी रहने की कोशिश करते हैं। उसका क्या मकसद है? क्योंकि वो
इस ओवरऑल प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इनको फोकस में रखना और इनके ऊपर एक्ट करना ज़रूरी है। ये अगर आप इन पे एक्ट करेंगे, इनकी बेस के ऊपर अपने मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे, तो देन यू विल बी एबल टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट अ सक्सेसफुल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम अगर ब्रीफली बात कर ले कि जब हम एक आउटकम क्या डिफाइन करते हैं, एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो उससे हमारा मकसद क्या होता है, क्या अचीव करना चाहते हैं, या क्या उससे हमें फायदा होता है, ठीक है ना। नंबर एक तो आपकी इंप्रूव्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। ये क्वालिटी तो आपकी इंप्रूव होती है, उसके साथ इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब आपकी मतलब है कि इस मैनेजमेंट सिस्टम को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा आपको हासिल होते हैं। एक तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, और उसके बाद आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है आपकी इस प्रोडक्ट की, क्योंकि आप एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रह के उसको परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, चूंकि इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस को फुलफिल करना दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, तो वो भी इंप्रूवमेंट हो जाती है, यानी कंप्लायंस का लेवल बढ़ जाता है। और उसके बाद इंक्रीज एम्प्लॉय इंगेजमेंट। जब आप क्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करेंगे, यानी उन पे अमल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाएंगी। एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्योंकि उसमें मैंडेटरी आपने करना है, तो जब वो हो जाएगा तो ये बेनिफिट भी आपको अचीव हो गया। तो इस तरह ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आप एक इंटीग्रेटेड इफेक्टिव क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक मैकेनिज्म, एक टूल या एक सिस्टम जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, इट्स अप, ऑलमोस्ट 1 minute and 32 seconds लेफ्ट। तो अब हमारा जो एजेंडा पॉइंट 1 है दैट इज कंप्लीट। इसके बाद हम ब्रेक लेंगे 7 मिनट्स की, देन वी विल रीज्वाइन विद द सेम लिंक, और हम अपना सेकंड एजेंडा पॉइंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो फार कोई क्वेश्चन है आपके जहन में अभी तक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, 1 मिनट है। अगर कोई पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं तो काइंडली डू आस्क मी। जी, एवरीथिंग इज फाइन। आपकी खामोशी से लगता है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ठीक है। और इवन अगर नहीं भी कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही है या कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो काइंडली यू कैन आस्क मी। क्योंकि वही बात है कि साथ साथ चीज़ें क्लियर होती जाए ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। फिर एंड पे अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करेगी, तो हो सकता है अभी ताज़ा ताज़ा आपने चीज़ एक सीखी हुई है, उस पे मैं आपको ब्रीफ करूंगा तो फौरन आप कैच कर लेंगे। अगर आप थोड़ा डिले कर देंगे, तो फिर उससे इंटरकनेक्टेड जो लिंक्स हैं वो मिसिंग हो जाएंगे, तो फिर आपको थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जेंटलमैन, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। जी जी। समर इकबाल एंड असदुर रहमान। जी जी